जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बेसहारा बूढ़ी माँ। दिल्ली के कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाओं का जोरदार चलना। जनवरी का महीना, हड्डियों को गला देने वाले मौसम में 70 वर्ष की यमुना जी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी ठिठुर रही थी। स्वयं को ठंड से बचाने के लिए साड़ी के पल्लू से कसकर अपने शरीर को लपेट रही थी। ठंड की वजह से उनके हाथ पैर भी अकड़ने लगे थे। शरीर पर एक पतले से कपड़े की कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। इस साड़ी के छोटे से पल्लू से अपना कान नाक ढकने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से ठंडी हवाएं फड़फड़ाकर आती हुई उनके जिस्म में घुस रही थीं। उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ऐसे भयंकर मौसम में उनकी दोनों बूढ़ी आंखें दूर तक फैले कोहरे में अपने बेटे अजीत को ढूंढ रही थीं, परंतु कितनी बार रास्ते की ओर देखते हुए उन्हें असफलता ही हाथ लग रही थी। आज सुबह ही अपने बेटे के साथ रामगढ़ से चली थी यमुना जी। बहुत दिन से उन्हें खांसी खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को खांसी उन्हें ठीक से सोने भी नहीं देती थी। खांस खांस कर उनकी छाती में भी दर्द होने लग गया था। पूरा घर उनकी खांसी की वजह से ठीक से सो नहीं पाता था। तो उनके बेटे अजीत ने चिंता दिखाते हुए कहा, माँ, आपकी खांसी दिन पर दिन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी बहू और मुझे रात में आपकी खांसी की वजह से ठीक से नींद नहीं आती। यमुना जी ने कहा, बेटा, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी थी उससे कुछ भी आराम नहीं हो रहा। अजीत ने कहा, माँ, मैंने पता किया है। आगरा में आपकी खांसी के इलाज के लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। कहते हैं कैसी भी भयंकर खांसी हो उसकी दवाई से तुरंत आराम हो जाता है। मैं कल आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। बेटी की बात सुनकर यमुना जी बोली, बेटा, मैं खुद इस खांसी से परेशान हो गई हूँ, लेकिन बेटा, बुढ़ापे में ऐसी सारी बीमारियाँ तो चलती ही रहती हैं। कितना भी इलाज कर लो फिर भी लौटकर वापस आ ही जाती है। ऐसी बात नहीं है माँ, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो संभव है कि ठीक हो जाएगी। आप देखना, आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओगी और फिर चैन से सो पाओगे। अपने बेटे के मुँह से अपने प्रति प्यार देखकर माँ ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी। तभी उनकी पोती गरिमा का फ़ोन आया और सब हालचाल पूछते हुए उसने अपनी दादी से बात की। बात करते करते यमुना जी इतना खांस रही थी कि चिंतित स्वर में गरिमा ने पूछा, दादी, क्या हुआ? अभी तक आपकी खांसी ठीक नहीं हुई? तो यमुना जी ने कहा, बेटा, यहाँ के डॉक्टर से कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। कल तुम्हारे पापा मुझे दवाई दिलाने दूसरे शहर ले जा रहे हैं। तू यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत किया कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। विदेश में पढ़ाई करने के लिए कितनी मेहनत की है तूने? दादी, कैसी बात कर रही हो? पढ़ाई करने विदेश आ गई हूँ तो क्या आपकी चिंता नहीं होगी? अरे, आप तो मेरे बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ मैं अपना हर सुख दुख बांट सकती हूँ, जिसकी गोद में सर रख कर लेटकर मुझे सुकून मिलता है। बचपन से ही आपके और दादू की गोद में बैठकर कितनी कहानियाँ किस्से सुने हैं मैंने। दादू तो मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर घोड़ा बनाकर घुमाते थे। बचपन से मैं आप दोनों के साथ ही तो रही हूँ, फिर आपकी चिंता कैसे ना करूँ? मम्मी पापा तो नौकरी की वजह से हमेशा बिजी रहते थे, इसीलिए तो आप मेरी मम्मी पापा बेस्ट फ्रेंड दादी सब कुछ हो। दादाजी के जाने के बाद अब आपको नहीं खोना चाहती, इसीलिए कह रही हूँ, आप अपना पूरा ध्यान रखा करिए, वरना मैं पढ़ाई छोड़कर आपके पास वापस आ जाऊँगी। नहीं बेटा, ठीक है, जैसा तू कहती है मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी, हंसते हुए यमुना जी ने कहा और फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे अजीत अपनी माँ को लेकर गाड़ी से निकल गया। शाम को 6 बजे तक वह लोग आगरा पहुंच गए। आगरा शहर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही अजीत ने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और कहा, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए गली के अंदर गाड़ी नहीं जा पाएगी। मैं पहले डॉक्टर के पास जाकर आपका नंबर लिखवा देता हूँ, जब तक आप मेरा यहीं इंतज़ार करो। यमुना जी घबराते हुए बोली, बेटा, तू अपने साथ लेकर चल। इस सुनसान शहर में मैं यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी?
अरे माँ, शाम का समय है। इस समय सभी लोग घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलते हैं और आगरा जैसे शहर में तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और इतनी भीड़ में आपको लेकर मैं डॉक्टर को कैसे ढूंढूंगा। मैं गाड़ी यहीं साइड में पार्क करके जा रहा हूँ, आप यहीं बैठ जाइए। मेरे संग चलोगी तो कहीं भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में गिर ना जाओ, हड्डी बड्डी टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यमुना जी बोली, बेटा कहे तो तू ठीक ही रहा है। अजीत ने कहा, माँ बस मैं 10 मिनट में डॉक्टर के यहाँ नंबर लगवाकर फटाफट आता हूँ, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, बस मुझ पर विश्वास रखिए। इतना कहकर अजीत गाड़ी को लेकर निकल गया। यमुना जी वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। 10 मिनट का कहकर गया था अजीत, लेकिन 2 घंटे से भी ऊपर हो गए थे। इधर यमुना जी खांस खांस कर बेहाल हो रही थी। उनके पास पानी भी नहीं था पीने के लिए। खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। धीरे धीरे रात होने लगी। यमुना जी भी अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। धीरे धीरे सड़क से भीड़ कम होने लगी और थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल ही सन्नाटा सा छा गया। केवल इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से रोड की लाइट भी बंद हो गई। घनघोर अंधेरी रात थी, जो सुनसान सड़क भी भयंकर नजर आने लगी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से यमुना जी और भी ज़्यादा डर के कांपने लगी। ठंड की वजह से उनके हाथ पैर जाम हो चुके थे, तो उन्होंने अपने आप को अपनी साड़ी से कस कर लपेट लिया। घर से वह एक शॉल लेकर चली थी, लेकिन जल्दबाजी में गाड़ी में से शॉल निकालना ही भूल गए। यमुना जी जब और भी ज़्यादा डर गईं, तब कुत्ते उनके पास आकर भौंकने लगे। उन्होंने अपनी छड़ी उठाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश की, परंतु छड़ी देखकर कुत्ता उनके चारों तरफ घूमते हुए और भी तेज़ी से भौंकने लगा। और उसके ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ सुनकर आसपास के अन्य कुत्ते भी दौड़कर चले आए और सब एक साथ मिलकर भौंकने लगे। सुनसान सड़क पर कुत्तों का झुंड देखकर यमुना जी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में ना जाने कहां से एक आदमी आया और उन कुत्तों के लिए सड़क के दूसरे किनारे कुछ बिस्किट डाल गया। वे सारे कुत्ते उन बिस्किट पर टूट पड़े और यमुना जी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत पल भर की थी। अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे की चिंता खाने लगी। सोचने लगी, अजीत को इसी शहर में यही अस्पताल मिला था। अपने शहर में डॉक्टरों की कमी थी क्या? अपनी बूढ़ी माँ को इस सुनसान सड़क के किनारे बिठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और इस ठंड की वजह से शरीर अकड़ चुका था। दूसरी ओर भूख प्यास से आंतें सिकुड़ रही थी। हाथ में कुछ पैसे भी नहीं थे कि पास की दुकान से जाकर कुछ खा पी लें। अचानक उनके मन में भयानक ख्याल आने लगे और उनके मन में अनहोनी शंकाएं घर करने लगी। एक ही पल में ठंड और भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। अजीत इन अनजान गलियों में पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं किसी भीड़ में गाड़ी को टक्कर तो नहीं मार दी होगी। आगरा जैसे शहर में भीड़ भाड़ में चारों तरफ खतरा ही खतरा है। आजकल सब लोग बिना देखे ही अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। कहीं अजीत को कुछ हो तो नहीं गया होगा, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर तो नहीं मार दी होगी। भगवान, आखिर अजीत अभी तक आया क्यों नहीं? आप मेरे बेटे की रक्षा करना। मुझे ही मना कर देना चाहिए था दूसरे शहर आने के लिए। क्यों मैंने अपने बेटे की बात मान ली? बेचारा न जाने मेरी वजह से कहाँ फंस गया होगा। बूढ़ी आंखें लगातार अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी। कलेजा मुंह को आने लगा। वह बिल्कुल ही बौखला सी गई थी और अपने आप से ही बातें करने लगी। यमुना जी, बढ़ती उम्र में लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। रत्ती भर भी अकल नहीं है तुझ में, जो अपने बेटे के बारे में इतना गलत गलत सोच रही है। अरे कुछ नहीं हुआ होगा मेरे बेटे को, बस अभी आता ही होगा। हो सकता है गाड़ी ख़राब हो गई हो सकता है पेट्रोल ख़त्म हो गया हो। और वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरे बेटे को सही रखना और जल्दी से मेरे पास भेज देना। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तो मुझे बुला लेना अपने पास, लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल सुरक्षित रखना। उसे मेरी भी उम्र लग जाए। लेकिन अभी तक वह इतना तो समझ गई थी कि अगर सब कुछ ठीक होता तो अजीत डॉक्टर के यहाँ नंबर लगवाकर आ चुका होता, और अब तो डॉक्टर के बैठने का समय भी नहीं था।
डॉक्टर भी कब का अपने घर जा चुका होगा। सोचते सोचते उनका हृदय अत्यंत व्याकुल होने लगा। गले से रोने की दर्द भरी आवाज़ और आंखों से आंसू फूट फूट कर निकल रहे थे। ना जाने कितने ही घंटे उन्होंने ऐसे रोते रोते बिता दिए। तभी वहाँ एक आदमी गुजर रहा था। उसने देखा पास में ही पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। कोहरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उस आदमी ने पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी काकी रो रही थी। उसने आवाज़ लगाई, क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने अपना सिर उठाकर देखा तो जीते जाते इंसान को अपने पास खड़ा पाकर वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सबसे पहले उस आदमी ने उनको अपने स्कूटर से डिग्गी से पानी की बोतल निकालकर पानी पिलाया। पानी पीकर यमुना जी ने चैन की सांस ली। फिर उसने पूछा, क्या हुआ अम्मा, बहुत परेशान लग रही हो? घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कहकर उनके कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह एकदम ठंडी पड़ी हुई थी। उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसका हृदय यमुना जी को देखकर करुणा से भर गया। उसने तुरंत अपने शरीर से शॉल उतारकर यमुना जी को पहना दी। फिर बोला, माँ, इतनी ठंड में आप सारी रात इस खुले आसमान के नीचे क्यों बैठी हो? यमुना जी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर ठंड की वजह से उनके दांत भी बुरी तरह से अकड़ चुके थे और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वह आदमी जल्दी से चाय की दुकान पर गया और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आया। कमला जी ने मन ही मन उसको ढेरों आशीर्वाद दिए। इतनी ठंड में वह चाय किसी अमृत के समान लग रही थी। चाय पीकर उनके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ गई। अब तक रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह की हल्की सी रोशनी में उन्होंने उस परिचित को देखा और बोली, अरे तुम तो मेरी पोती की उम्र के हो। 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में भी तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की सूझी। बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जो मुझ जैसी बेसहारा औरत की मदद करने के लिए आ गए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर वह व्यक्ति बोला, अम्मा, मेरा नाम किशन है। मैं यहाँ पास के ही एक दुकान पर काम करता हूँ। मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको क्या परेशानी है? इतनी ठंड में आप बिना गर्म कपड़ों के आधी रात में यहाँ क्या कर रही थी? फिर यमुना जी ने कहा, बेटा, मेरा बेटा अजीत कल दोपहर को डॉक्टर के पास नंबर लगवाने गया था और मुझे यहाँ बैठाने को कह गया था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा। उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। अम्मा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन बेटा, मुझे उसका नंबर तो याद ही नहीं है। तो अम्मा, आप एक काम करो, आपको आपके घर का पता तो पता ही होगा, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। आपको अपने घर का पता मालूम है क्या? अम्मा ने कहा, हाँ बेटा, बहुत अच्छे तरीके से पता है। किशन उन्हें अपनी एक्टिवा पर बिठाकर घर छोड़ने के लिए गया। रास्ते में रुककर उसने एक ढाबे पर यमुना जी को चाय नाश्ता कराया। यमुना जी के हृदय से उस इंसान के लिए खूब सारी दुआएं निकल रही थीं। बेटा, तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। अपने नाम के ही जैसे लगता है भगवान हो। मेरी मदद करने के लिए तुम्हें भेजा है। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और तुम्हें सदा खुश रखे। जैसे ही किशन यमुना जी को लेकर उनके घर पहुंचा, देखा घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अम्मा, आप यहाँ पर ठहरिए, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर किशन उनके पड़ोसियों से अजीत के बारे में पूछने चला गया। उसने पूछने पर पता चला कि अजीत तो अपनी पत्नी कविता के साथ आज सुबह ही घूमने के लिए निकल गया। किशन ने उनके पड़ोसियों से अजीत का फ़ोन नंबर लिया और तुरंत उसे फ़ोन लगाया। हेलो, मैं किशन बोल रहा हूँ। क्या आप अजीत बोल रहे हो? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ, मैं अजीत बोल रहा हूँ। कहिए, क्या बात है? मैंने आपकी माँ को उसी सड़क के किनारे ठंड में रोते हुए देखा जहाँ आप उन्हें छोड़कर आए थे। शायद आप किसी ज़रूरी काम में फंस जाने के कारण उन्हें लेने नहीं आ पाए, इसीलिए मैं उन्हें उनके घर वापस छोड़ने आया हूँ। परंतु घर में तो ताला लगा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं उन्हें कहाँ छोड़ दूँ? सुनिए मिस्टर,
आप जो भी हैं, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए और हाँ, अगर छोड़ना ही है तो उन्हें किसी वृद्ध आश्रम छोड़ दीजिए। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, इधर से किशन बोलता रहा और उधर से फ़ोन कट हो चुका था। यमुना जी ने पूछा, बेटा बात हुई क्या तुम्हारी अजीत से? मेरा बेटा ठीक तो है ना? वह मुझे लेने क्यों नहीं आया? कुछ तो बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ अम्मा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और आपको लेने इसलिए नहीं आया क्योंकि वह आपको लाना ही नहीं चाहता था। वह आपसे पीछा छुड़ाना चाहता था। वह वहाँ आपको जानबूझकर छोड़कर गया था। सच कहूँ तो आपके बेटी की नीयत में खोट तो मुझे पहले ही लग रहा था, वरना इतनी ठंड में कोई अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर क्यों जाता। अम्मा, आप मेरी बात मानिए, आप किसी वृद्ध आश्रम में चलिए, मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। यमुना जी किशन के चेहरे को देखते हुए बोली, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ, मेरा भी घर परिवार है। मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात तुम्हारे दिमाग में भी आई कैसे? किशन ने कहा, अम्मा यह बात मुझे आपके बेटे ने कही है। यमुना जी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर मेरा बेटा अपनी माँ को बोझ क्यों समझेगा? मुझे 2 वक्त की रोटी देना मेरी बहू को क्यों खलने लगा? माना बहू के काम करते करते कभी कभी परेशान हो जाती होगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों से घर में काम भी तो नहीं हो पाता। अजीत को मेरी दवाइयों का खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। छोटी छोटी बातों पर मेरा टोकना उन्हें शायद पसंद नहीं आता होगा। मेरे खांसने से वे दोनों पूरी रात सो नहीं पाते थे, लेकिन मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पल रही थी। ये घर, ज़मीन, दुकान सब मेरे पति का था, जो उनके जाने के बाद मैंने अपने बेटे को सौंप दी थी। मेरा बेटा इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता कि अपनी माँ को मरने के लिए सुनसान सड़क पर कड़कड़ाती ठंड में छोड़ आया। बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। अम्मा, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अभी आपको सुना देता हूँ। मेरे मोबाइल में कॉल की रिकॉर्डिंग रहती है। आपके बेटे से जो मेरी बात हुई है वह सारी बात आपको सुना देता हूँ। ऐसा कहकर किशन ने अपना फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया और यमुना जी को सुनाया। कॉल की रिकॉर्डिंग सुनकर यमुना जी पूरी तरह से टूट गईं। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कोई बेटा अपनी माँ के संग इस हद तक भी जा सकता है? और वह चकरा कर सीधे ज़मीन पर जा गिरी। थोड़ी देर के लिए वह एक पत्थर के समान हो गई। किशन ने उनको हिलाते हुए कहा, अम्मा, अम्मा, आप ठीक तो हो? किशन की आवाज़ सुनकर उनकी चेतना वापस आई। फिर यमुना जी रूंधे गले से बोली, बेटा चलो, मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। कपकपाती आवाज़ में ऐसा कहते हुए उनके अंदर का दर्द आंसुओं के जरिए झलक रहा था। किशन ने इंटरनेट के जरिए शहर के अच्छे वृद्ध आश्रम का पता खोज निकाला। वृद्ध आश्रम में पहुंचते ही संचालकों ने उनके विषय में सारी जानकारी ली और फिर यमुना जी उसी वृद्ध आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहते रहते उनको तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन आश्रम में गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम बनाया जा रहा था। तभी वहाँ के एक अधिकारी ने आश्रम में रहने वाले लोगों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। उस वीडियो में यमुना जी भी थी। जिस तरह आज की पीढ़ी संस्कारों में नहीं बल्कि स्वार्थ में जीवन जीती है। आज सिर्फ उपयोगी चीज़ों को घर में रखकर अनुपयोगी चीज़ों को, वस्तुओं को फेंकने का जमाना आ गया है। कोई बेटा अपनी माँ बाप को मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चला आता है, कोई सड़क पर फेंक जाता है, कोई भीख मांगने के लिए रोड पर छोड़ देता है और कोई डॉक्टर के बहाने दूसरे शहर ले जाकर कड़कड़ाती ठंड में रोड पर छोड़ देता है। यह भी नहीं सोचते आजकल के बच्चे कि जिन माँ बाप को वह रोड पर छोड़ रहे हैं, उन माँ बाप ने अपना सारा जीवन उन्हें पालने पोसने में निकाल दिया। कितने निर्दयी होते हैं वह बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप को छोड़ते वक्त जरा भी उनका कलेजा नहीं कांपता। सोशल मीडिया पर अनाथ आश्रम की यह खबर आग की तरह फैल रही थी। विदेश में रह रही पोती की एक फ्रेंड ने जब यह खबर सोशल मीडिया पर देखी तो उसने यमुना जी को देखा। गरिमा ने बहुत बार वीडियो कॉल पर अपनी दादी से अपनी फ्रेंड को मिलाया था। गरिमा की फ्रेंड देखते ही पहचान गई कि यह गरिमा की दादी है।
उसने तुरंत ही गरिमा को वह वीडियो कॉल दिखाई। एक पल के लिए उसे लगा, नहीं, यह मेरी दादी नहीं हो सकती। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने एक ही वीडियो को 2, 3, 4 बार देखा और हर बार उसने यमुना जी दिखाई दे रही थी। फिर उसको यकीन हो गया कि यह उसकी दादी हैं। यमुना जी का रोता हुआ चेहरा और उसके माता पिता की करतूतों ने उसके हृदय को चीर कर रख दिया। उस वीडियो की बातें सुनकर उसका दिल दहल रहा था। उसने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया और हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, माँ, पापा, दादी कहाँ हैं? वह ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों आज उनकी बहुत याद आ रही थी। उसकी बात को सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, कभी कभी अपने माँ बाप को भी याद कर लिया कर और उनका हालचाल भी पूछ लिया कर। तुझे तो बस अपनी दादी का ही ख्याल रहता है। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, उनका क्या होगा? अच्छा माँ, तो आप मेरी दादी से बात करवा दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं दादी से बात किए हुए, उन्होंने कहा। तो उसकी माँ हड़बड़ाते हुए बोली, वह गांव में अपने दूर के किसी भाई से मिलने के लिए गई हैं। गरिमा समझ गई कि वह लोग उसे सीधे तरीके से कुछ नहीं बताएंगे। उसने फ़ोन रख दिया और तुरंत भारत आने की तैयारी करने लगी। 20 दिनों के बाद वह भारत पहुंच गई और अपने शहर पहुंचते ही उस वृद्ध आश्रम में गई जिसका पता और फ़ोन नंबर उस वीडियो के अंत में दिया गया था। वह वृद्ध आश्रम में पहुंची तो देखा उसकी दादी एक चारपाई पर बैठी हुई गीता पढ़ रही थी। उसे याद आ गया कि बचपन में वह अपने दादा दादी के पास गांव में रहती थी, तो उसके दादा दादी जब भी गीता पढ़ते थे तो वो उनके पास चौकड़ी मारकर बैठ जाती थी। दादी उसे बड़े ही प्यार से गीता की हर पंक्ति का अर्थ समझाया करती थी, लेकिन उस समय और आज के समय में बहुत फ़र्क था। उसे समय उसकी दादी बहुत ही हट्टी कट्टी थी और आज उसकी दादी बहुत ही कमज़ोर दिख रही थी। कमज़ोरी और वृद्ध अवस्था के कारण उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी हालत देखकर उनकी पोती की दुख की सीमा नहीं रही। आंखों में आंसू लिए अपनी दादी की ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उनकी चारपाई के पास जाकर खड़ी हो गई। यमुना जी ने महसूस किया कि उनकी किताब पर पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी। उन्होंने गीता की किताब को एक तरफ रखा और नज़र उठाकर अपने पास खड़ी व्यक्ति को देखा। उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि उनकी पोती गरिमा उनके पास खड़ी हुई है और वह उसी के आंसू थे जो उनकी किताब पर गिर रहे थे। अपनी पोती को देखते ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे हुए बस रोए जा रही थी। फिर खुद को संभालते हुए दादी ने पूछा, तू कब आई बेटी? गरिमा ने कहा, दादी, मैंने आपका वीडियो देखा था। मुझे समझ नहीं आया आखिर यह सब कैसे हो गया। मुझे बताइए दादी, आखिर मम्मी पापा आपके संग ऐसा कैसे कर सकते हैं? दादी, आपको अपनी पोती की कसम सच सच बताइएगा, आपकी यह हालत कैसे हो गई? जैसे ही गरिमा ने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने अपना सिर गरिमा की गोद में रख दिया, मानो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, इस कड़कड़ाती ठंड में धूप मिल गई हो। उन्होंने अपनी आप बीती गरिमा को सुनाई। गरिमा अपनी दादी के मुंह से सारी बातें सुनकर गुस्से में तमतमा उठी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने कहा, दादी, आप मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ आपके घर से आपको कौन निकालता है। वह घर आपका और दादाजी का है। यमुना जी बोली, बेटा, पहले ही मेरा बहुत तमाशा बन चुका है, अब मुझ में कुछ और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। अरे दादी, आप चलिए तो सही। यह कहकर वह अपनी दादी को लेकर वृद्धाश्रम से बाहर आ गई और उसके साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर की ओर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी दादी को टैक्सी में ही बैठा कर छोड़ दिया। उसने डोल बेल बजाई। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी को देखकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अंदर घुसते ही उसने अपनी दादी को आवाज़ लगाना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर अजीत कमरे से बाहर आ गया। अजीत ने कहा, बेटा गरिमा, तुम आने वाली थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आ जाता। माँ,
गरिमा के गले लगने लगती है, लेकिन गरिमा उसको दूर हटा देती है। गरिमा ने कहा, पहले मुझे ये बताइए दादी कहाँ है? आप लोग मेरी दादी से बात क्यों नहीं करा रहे हैं? बेटा, तुझे बताया तो था कि तुम्हारी दादी तीर्थ यात्रा पर गई है। लेकिन माँ, फ़ोन पर तो आपने बताया था कि दादी अपने गांव के किसी भाई से मिलने गई है। गरिमा के मुंह से यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी घबराते हुए एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। उसने कहा, माँ पापा, कितना झूठ बोलोगे आप दोनों और कितना नीचे गिरोगे? तभी गरिमा बाहर गई और टैक्सी में से यमुना जी को लेकर आई। यमुना जी को सामने देखते ही अजीत और उसकी पत्नी, उनके तो पसीने ही छूटने लगे। अजीत ने अपनी माँ को देखते ही कसकर गले से लगा लिया और कहने लगा, माँ आप कहाँ चली गई थीं? मैंने आपको कितना ढूंढा। जब आप कहीं नहीं मिली तो मैं थक हार कर घर आ गया। गरिमा बोली, पापा भगवान से डरिए और कितना झूठ बोलोगे? अपनी माँ को उस अंधेरी रात में अनजान शहर में छोड़ते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी दादी ने आपका? जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पैदा करने में कितने कष्ट सहे, उस माँ को अनजान शहर में इतनी भयंकर ठंड में मरने के लिए छोड़ा है। अगर मैं आप दोनों के संग ऐसा करूं तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जैसा आप अपनी माँ को छोड़ आए थे, वैसे ही मैं भी आप लोगों को छोड़कर अपनी दादी को लेकर जा रही हूँ। जब आप लोगों को समझ में आएगा, अगर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो क्या बीतती है। दोनों पति पत्नी गरिमा की बातों को सुनकर माँ के पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए। यमुना जी बोली, बेटा मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। पता चला वापस तुम लोग मुझे फिर से किसी गली कूचड़े में छोड़कर आ जाओगे। गरिमा बोली, पापा मम्मी, मैं अपनी दादी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। आप लोग रहिए दोनों मज़े से और भूल जाइए कोई आपकी बेटी और माँ भी थी। गरिमा अपनी दादी को लेकर एक होटल में रहने लगी। जब विदेश जाने की सारी औपचारिकता पूरी हो गई, तब वह गरिमा अपनी दादी को लेकर विदेश में शिफ्ट हो गई और पढ़ाई पूरी होने के बाद वे जॉब पर लग गई और अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रहने लगी। यहाँ अजीत और उसकी पत्नी पर जैसे गमों के पहाड़ टूट पड़ा था। उनका सब कुछ बिखर गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या बेटे ने जो माँ के संग किया वह सही था या गलत? या गरिमा ने अपनी दादी को न्याय दिलाने के लिए जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।